बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 28। ठीक है, स्टमक में दो टॉपिक बाकी है, एक है गैस्ट्रिक लिम्फोमा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो पहले हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक लिम्फोमा। अच्छा, अगर लिम्फाइड टिश्यू से कैंसर निकले तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। तो इसमें जो कैंसर है वो निकलते हैं किस चीज से? लिम्फाइड टिश्यू से। इसमें लिख ले मेलिग्नेंसी अराइज फ्रॉम lymphoid tissue of stomach। ठीक है, अगर लिम्फाइड टिश्यू से कैंसर निकले तो फिर वो क्या है? गैस्ट्रिक लिम्फोमा। गैस्ट्रिक लिम्फोमा की जो मेन टाइप है तो वो कौन कौन सी है? एक है हमारे पास माल्ट और दूसरा डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक, माल्ट का मतलब है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फोमा। ठीक है, और इसका मतलब है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फॉइड या लिम्फोमा। हमने पढ़ा था एच पाइलोरी की वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस 90% एच पाइलोरी की वजह से होता है, और एच पाइलोरी की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू लिम्फोमा। स्टमक में हमारे पास लिम्फाइड टिश्यू ऐसे नहीं होते म्यूकोजा में, लेकिन जब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जब ये आ जाए तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी और बी सेल और टी सेल बनेगी। तो बी सेल फिर एंटीबॉडीज बनाएगा और टी सेल डायरेक्टली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डायरेक्टली किल कर देता है। तो इसका मतलब है कि बी सेल और टी सेल की मकदार ज़्यादा होगी। तो बी सेल इट इंड्यूस बी सेल एंड टी सेल इन द स्टमक म्यूकोजा, और फिर इस म्यूकोजा की कैंसर हो जाए तो इसका नाम है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फोमा। ठीक है, फिर अगर इसमें मजीद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये माल्ट ये म्यूकोजा की है, ये सिर्फ लिमिटेड है म्यूकोजा तक। स्टमक की कितनी लेयर है? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और फिर सिरोसा। इसके बाहर ओमेंटम है तो सिरोसा, और जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो वो एडवेंटिशिया है। अब देखो ये इसमें हमारे पास क्या होती है? इस हाईली एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी। एक बात, ये एच पाइलोरी की वजह से बी सेल और टी सेल स्टमक की म्यूकोजा में बनते हैं, और फिर इसकी कैंसर हो जाए तो वो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू लिम्फोमा है। ठीक है, अब अगर एच पाइलोरी को किल कर दे तो इसकी वजह से फिर ये कैंसर उसकी रिग्रेशन हो सकती है। मे रिग्रेस इफ एरिडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो इसमें लिख ले, मे रिग्रेस आफ्टर एरिडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। ठीक है,
अब देखो, पहले हमारे पास जब बैक्टीरिया बॉडी में आ जाए तो इसके खिलाफ न्यूट्रोफिल आते हैं और न्यूट्रोफिल लड़ते हैं बैक्टीरिया के साथ, तो बैक्टीरिया भी किल होगी और न्यूट्रोफिल भी किल होगी। फिर इसके बाद टी सेल आएगी और टी सेल इसके साथ फाइट करेगी और मैक्रोफेजेस इन दोनों को साफ करेगी। अब ये टी सेल अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो बी सेल और टी सेल ज़्यादा होगी, इसकी नंबर इंक्रीज होगी। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल कर दे तो इसकी वजह से फिर ये रिग्रेस हो सकती है, इसकी रिग्रेशन पॉसिबल है। अगर ये लिमिटेड है म्यूकोजा और कभी कभार ये सब म्यूकोजा में भी चला जाता है, तो इसमें लिख लें, अच्छा म्यूकोजा और इसके साथ प्लस माइनस लिख ले सब म्यूकोजा, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब है कि ज्यादा, अगर म्यूकोजा सब म्यूकोजा और मस्कुलरस लेयर तक चला जाए, उसकी पेनिट्रेशन हो जाए तो फिर ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। तो इसमें लिख ले मे बी because of transformation of malt। अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए माल्ट की, इस कैंसर की, तो ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में चला जा सकता है और इसमें जो लेयर इन्वॉल्व है तो वो म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा प्लस मस्कुलरस। ये मस्कुलरस म्यूकोजा है या मस्कुलरस एक्सटर्ना? मस्कुलरस एक्सटर्ना है। जो तीसरा लेयर है वो मस्कुलरस एक्सटर्ना है। अब इसमें हमारे पास सिम्टम क्या होगी, इसकी गैस्ट्रिक लिम्फोमा की सिम्टम क्या होगी? पेन कहाँ पे होगी? ये पोरगट का मसला है तो पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन। और डिस्ट्रेस कंडीशन में वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो नासिया एंड वोमिटिंग। और इसके साथ साथ वेट लॉस इसमें हो सकती है और ब्लीडिंग। अगर ये ट्यूमर जो है ये ब्लड वेसल को इरोड करे, डिस्ट्रॉय करे तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकती है। तो ये ब्लीडिंग अपर जीआईटी से है या लोअर से? तो हेमाटोचीजिया या मिलीना तो मिलीना, और इसकी वजह से एनीमिया हो सकती है। एनीमिया, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से फिर एनीमिया होगी, तो ये भी इसमें हो सकते हैं। और वेट लॉस, कैंसर में वेट लॉस होती है, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे? अगर सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है तो वो माल्ट है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये डिन्यू का मतलब है कि बाकी जगह ऑफ द स्टमक पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये माल्ट सेल की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होती है। इसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरस लेयर इन्वॉल्व है। और अगर एच पाइलोरी हम किल कर दे तो फिर इसकी वजह से इसकी इरेडिकेशन हो सकती है। और एच पाइलोरी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है जो हम अच्छे तरीके से ये किल कर सकते हैं? अमॉक्सिसिलिन और दूसरा क्लेरेथ्रोमाइसिन। और अमॉक्सिसिलिन की जगह हम मेट्रोनिडाजोल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की केमिकल निक्रोटिक फैक्टर बनते हैं तो इसकी वजह से वेट लॉस होती है।
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल सेल की इंक्रीज है। अगर नॉर्मल सेल की इंक्रीज हो तो वो हाइपरप्लीजिया है, ये तो एबनॉर्मल है। हाँ मोस्टली। अच्छा, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी को एसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी पे, तो एंडोस्कोपी पे क्या नजर आएगी? नोड्यूल, नोड नजर आएगी, नोड्यूलर, और ये ज्यादातर अल्सरेटिव होगी, अल्सरेटिव। इसके लिए अगर हम बायोप्सी करें तो बायोप्सी पे क्या नजर आएगी? CD20 प्लस इसकी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 20 एंड बी सेल मार्कर, बी सेल ट्यूमर मार्कर। ठीक है, इसके लिए फिर हम अगर सीटी स्कैन करें तो सीटी स्कैन से हम इस ट्यूमर की साइज को का पता लगा सकते हैं। तो बाद में हम सीटी स्कैन करेंगे। अब इसके लिए लोगानो ने स्टेजिंग किया था कि लोगानो स्टेजिंग, लोगानो साइंटिस्ट का नाम है लोगानो स्टेजिंग। ठीक है, अच्छा, ये इसके लिए ट्रीटमेंट सर्जरी, अगर एक जगह पे है तो फिर ट्यूमर को रिमूव करेंगे, सर्जरी। अगर मेटास्टेटाइज है तो फिर कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी। इसके लिए जो स्टेज 1 है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2E और स्टेज 4। ठीक है, अब देखो स्टेज 1 में हमारे पास ये कैंसर लिमिटेड होती है किस? स्टमक तक, कन्फाइंड टू स्टमक। अगर कैंसर सिर्फ स्टमक में है तो वो स्टेज 1 है। अगर ये स्टमक के साथ साथ इन्वॉल्व करे, स्टमक प्लस लोकल नोड, पीरिगैस्ट्रिक लिम्फ नोड जो है, अगर इसमें भी ये मेटास्टेसाइज हो जाए तो फिर स्टेज 2 है, तो लोकल नोड। अगर ई पर एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्गन इन्वॉल्व करे तो फिर मतलब स्टमक से पेंक्रियास में चला जाए, स्टमक से ट्रांसवर्स कोलन में चला जाए, स्टमक से लीवर में चला जाए, तो फिर ये स्टेज 2 ई पर एक्स्ट्रा, इस तरह याद रखें। तो स्प्रेड टू नियर बाय ऑर्गन, फॉर एग्जांपल पेंक्रियास, इसके साथ साथ लीवर भी और ट्रांसवर्स कोलन। इसमें हमारे पास डिसेमिनेटेड या डिस्टेंट, मतलब ये बाकी ऑर्गन में चला जा सकता है, लंग्स में, लीवर में, बोन मैरो में। ठीक है, तो इसमें डिसेमिनेटेड या डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन इन्वॉल्व, तो इसमें चला जा सकता है लंग्स में, लीवर में, लीवर तो नज़दीक है लेकिन इसमें भी चला जा सकता, बोन मैरो। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास लोगानो स्टेजिंग है। अब इसकी ट्रीटमेंट अगर एक जगह पे है, जो भी कैंसर वो एक जगह पे हो, तो फिर इसके लिए सर्जरी करते हैं। मेटास्टेसाइज है तो फिर तो सर्जरी नहीं कर सकते, हर जगह के लिए तो सर्जरी नहीं कर सकते, तो फिर कीमोथेरापी पर सर्जरी, लोकल। अगर स्प्रेड है तो फिर कीमो प्लस रेडियोथेरापी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा,
दूसरा जो है तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूमर निकलते हैं मीजनकाइम से, तो इसमें लिख ले मीजनकाइमल ट्यूमर ऑफ GIT। मीजनकाइम क्या है? मीजनकाइम, अच्छा एक है पेरेन्काइम और एक है मीजनकाइम। पेरेन्काइम मेन फंक्शनल सेल और मीजनकाइम हमारे पास ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज है और ये किस मेसोडर्म से डिराइव है? मेसोडर्म से। कितने टाइप की टिश्यूज है बॉडी में? 4। नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज है। अगर एम्ब्रियोनिकली हम मीजनकाइमल टिश्यूज ऐसे कहते हैं या मीजनकाइम, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज मीजनकाइम से डिराइव होते हैं। अच्छा, तो ये इसमें लिख ले अराइज फ्रॉम द, ये कहाँ से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, सेल ऑफ कजाल दजाल, इससे याद रखें। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल क्या है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल क्या है? हमारे पास ब्रेन, मेन ब्रेन है, एक है सेकेंडरी ब्रेन। तो एक तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो एंटेरिक जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इसकी मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर देती है, वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम में वो खुद अपने काम कंट्रोल कर देते हैं बिकॉज ऑफ कजाल सेल। और कजाल सेल पेसमेकर भी हम इसे कह सकते हैं कि ये खुद ब खुद इम्पल्स जनरेट कर देते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल इज द पार्ट ऑफ ऑर्बिक्स प्लेक्सिस या मेंटेरिक प्लेक्सिस। इस तरह देखो, ये हमारे पास फर्स्ट जो लेयर है ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा। फिर म्यूकोजा में क्या क्या है? इसमें है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, इसमें है लेमिना प्रोप्रिया और इसमें क्या है? मस्कुलरस म्यूकोजा। ठीक है, तो ये किस में है? म्यूकोजा में। अब ये तो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यूज है और लेमिना प्रोप्रिया में हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल होती है। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। और मस्कुलरस लेयर में हमारे पास तीन लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये क्या है? 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। सिंपल है। अब देखो, म्यूकोजा के लिए 2 बातें याद रखें। एक तो ये विलाई बनाता है इंटेस्टाइन में, विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और दूसरा इसमें क्रेप्ट ऑफ लाइबर्कन होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। वो कहाँ पे है? म्यूकोजा में। तो इसमें इसकी फीचर क्या है? फीचर एक तो इसमें है विलाई और दूसरा क्रेप्ट ऑफ लेबर को। तो ये 2 बातें आपको याद हो कि ये कहाँ पे होती है? म्यूकोजा में।
तो ये मस्कुलरस म्यूकोजा है, और जो फिर सब म्यूकोजा है फिर मस्कुलरस एक्सटर्ना है। दूसरा जो लेयर है तो वो हमारे पास क्या है, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा स्ट्रांगेस्ट लेयर ऑफ जीआईटी इज सब म्यूकोजा, और इसके बाद मस्कुलर लेयर। तो सब म्यूकोजा में हमारे पास लार्ज ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल, यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए एक मस्कुलर लेयर है, उसका नाम है मस्कुलरस एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, और इसमें क्या होती है, मसल। तो इसमें मसल होती है और इसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस होती है। अब मस्कुलर लेयर में हमारे पास जीआईटी में दो किस्म की प्लेक्सिस है, एक माइंटेरिक प्लेक्सिस और दूसरा मेसनर प्लेक्सिस। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल इज द पार्ट ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सिस, और इसमें होता है मस्कुलर लेयर में माइंटेरिक प्लेक्सिस, माइंटेरिक प्लेक्सिस, और इसका दूसरा नाम क्या है, अर्बिक प्लेक्सिस। और ये इसमें क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल इसमें लिख ले, ये पेसमेकर ऑफ द गट, पेसमेकर ऑफ गट। ये जिस तरह ऐसे नोट खुद ब खुद इम्पल्स को जनरेट कर देता है, इस तरह इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल खुद ब खुद पेसमेकर जनरेट कर देता है, और इसकी वजह से क्या कराता है, ये पेरिस्टाल्सिस, और इसकी वजह से मोटिलिटी होती है। एक प्लेक्सिस, अब कितने प्लेक्सिस है जीआईटी के, मेन प्लेक्सिस, माइंटेरिक प्लेक्सिस और बेक प्लेक्सिस, और दूसरा एक प्लेक्सिस है जिसका नाम है मेसनर प्लेक्सिस, और मेसनर प्लेक्सिस हमारे पास सब म्यूकोजा में होती है। मेसनर प्लेक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे होती है मेसनर प्लेक्सिस। अब ये मेसनर प्लेक्सिस का काम है, ये कंट्रोल कर देती है क्या, पेरिस्टाल्सिस या मूवमेंट। इसमें लिख ले कंट्रोल मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस। हमारे पास पेरिस्टाल्सिस कंट्रैक्शन और इसकी मोटिलिटी में आते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी और टोनिक कंट्रैक्शन भी मोटिलिटी में आते हैं। तो इसमें कंट्रोल मोटिलिटी या पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल कहाँ पे होते हैं, फाउंड इन माइंटेरिक प्लेक्सिस। सिंपल इतना तो याद होगा कि ये यहाँ पे मसल है, तो मसल की वजह से मूवमेंट होती है, तो मोटिलिटी माइंटेरिक प्लेक्सिस कंट्रोल कर देती है, और इसमें इम्पल्स खुद ब खुद जनरेट होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज, डिक्रीज, जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज, ऑल द थिंग। पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक अगर ये तो हमने इस तरह के पकड़ा रहा, पैरासिम्पैथेटिक में जो भी है तो हार्ट रेट कम, रिस्पायरेटरी रेट कम, और सिंपैथेटिक में सारे के सारे इंक्रीज। जीआईटी जो जीआईटी के है तो वो पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में फिर डाइजेशन होती है, और सिंपैथेटिक में वो इनहिबिट होती है, डाइजेशन स्टॉप होती है। अब देखो ये मसल है, तो मसल मूवमेंट किस चीज़ की वजह से होगी, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल से, लेकिन इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक से भी नर्व आ गई है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, तो वो भी ये तो कंट्रोल कर देते हैं मूवमेंट, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक से भी उसकी फाइबर आ गई है। ठीक है, और सिंपैथेटिक क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं इसकी मोटिलिटी को।
मेसनर प्लेक्सिस हमारे पास जीआईटी की जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल कर देती है। जीआईटी की सिक्रीशन कौन कंट्रोल कर देती है? मेसनर प्लेक्सिस। तो कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ जीआईटी। तो इसलिए बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल वी कैन आल्सो कॉल्ड इट इज सेकेंडरी ब्रेन। ठीक है, अब हमारे पास ये अराइज होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल से। तो इसके लिए अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? मस्कुलरस म्यूकोजा में थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है और मस्कुलरस एक्सटर्ना में हमारे पास थिक, इसमें थिन कनेक्टिव टिश्यूज और इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जीआईटी की मोटिलिटी इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल कंट्रोल करता है और वो पाए जाते हैं किस चीज़ में? अर्बेक प्लेक्सिस या माइंटेरिक प्लेक्सस। मेसनर प्लेक्सिस हमारे पास सब म्यूकोजा में होती है और वो कंट्रोल कर देती है सिक्रीशन, और माइंटेरिक प्लेक्सस मस्कुलर लेयर में होती है। ठीक है, तो माइंटेरिक प्लेक्सस इसमें एम है तो मस्कुलर लेयर, और सब म्यूकोजा में जो पाए जाते हैं तो वो तो बी में अच्छा ठीक है। इसमें लिख ले इसकी एपिडेमियोलॉजी की क्या है। ठीक है, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है तो इसकी पीक एज हमारे पास ज़्यादातर ये होता है 50 से लेकर 70 ईयर तक। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, तो ये तो स्टमक में भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो ये मोस्ट कॉमनली ये स्टमक में ये कैंसर निकलता है कि कहाँ से? स्टमक से, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक से अराइज होता है 60 to 70%, 20 से लेकर 30% तक ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन कोलन से भी निकल सकता है, रेक्टम से, तो वो रियर। तो इसमें लिख ले एसोफेगस, कोलन और रेक्टम, तो इसमें लिख ले रियर। ठीक है, अब इसके लिए म्यूटेशन कहाँ पे होती है? तो वो जीन जिसमें म्यूटेशन होती है और इसकी वजह से ये कैंसर होती है, तो वो है किट जीन। वो क्या है? किट जीन, किट, और इसके लिए क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट 170। अच्छा, तो इसमें म्यूटेशन हो जाए, इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फिर ये 85% इस जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है ये कैंसर। और PGDFRA इस जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है 5 to 10%, 5 to 10%। अच्छा, ये इस तरह है, GDP तो यू उल्टा कर दे तो PDG। ठीक है, अच्छा 5 to 10% ये इस जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है और ज़्यादातर किट जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है। अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे? इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन तो एंडोस्कोपी, तो इस पे ट्यूमर हम देख सकते हैं, इसके नोड्यूल, और इसके लिए हम सीटी स्कैन पर करेंगे, सीटी स्कैन, और ट्यूमर नज़र आएगी। अच्छा,
और इसके लिए फिर ट्रीटमेंट एक तो जो बेस्ट कीमोथेरापी इसके लिए करते हैं तो वो है इमिटानेब। और ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है और इसके लिए बेस्ट है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। और ये अपनी जगह पे है तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी और रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी। और ये ड्रग भी बेस्ट है किस चीज़ के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर के लिए। अच्छा, तो ये इसके लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके बाद है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम की कुछ पॉइंट लिखते हैं तो फिर कल से वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिम्टम, इसमें भी एपिगेस्ट्रिक पेन होती है, नाजिया वॉमिटिंग होती है, लासा पेट होती है, ब्लीडिंग इसमें भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया होगी, मिलीना होगी, अपर जीआईटी की ब्लीडिंग और लोअर जीआईटी की ब्लीडिंग की वजह, लोअर जीआईटी की हेमाटोचीज़ और अपर जीआईटी की वजह से। अच्छा, तो ड्यूडेनम स्टमक के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। पहले तो आपको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ 6 to 7 मीटर, 6 to 7 मीटर। ठीक है, इसमें सबसे जो शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ड्यूडेनम है, और फिर ज्यूजेनम, फिर लार्जेस्ट पार्ट इज इलियम। इसमें हमारे पास ड्यूडेनम कितना है, हाँ यस 25 सेंटीमीटर, और ये बराबर है 10 इंचेस का। और ये तो हमने वो जो निमोनिक लिखा था तो सू डी। तो इसमें ये क्या है, स्टमक, यूरेटर, ड्यूडेनम, डिसेंडिंग कोलन, एसोफेगस। ये निमोनिक आपको पता हो तो फिर इजी है। एसोफेगस के लिए हम कौन सी कोलन को लगा सकते हैं, डिसेंडिंग कोलन। तो डिसेंडिंग कोलन और एसोफेगस की लेंथ सेम है, दोनों की 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, तो ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, 10 इंचेस। फिर जिजुनम है, जिजुनम की लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर है, और इलियम की लेंथ कितनी है, ये 3.5 से 4 मीटर तक है। तो ये कितने बनता है, अच्छा, तो ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सी शेप है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें एक किस्म की ग्लैंड पाया जाता है, वो कौन सी ग्लैंड है, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम, जो बाइकार्बोनेट या म्यूकस को सिक्रीट कर देता है। अच्छा, वो है ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, और वो सब म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम में होता है। फर्स्ट पार्ट में अबंडेंटली होता है, सेकंड पार्ट में
प्यू कम होता है इसके, और फिर थर्ड पार्ट में रियरली और फोर्थ पार्ट में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोजा में होता है, जस्ट बिलो द म्यूकोजा, जस्ट बिलो द म्यूकोजा। कहाँ पे होता है? सब म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा। अच्छा, और ये ब्रूनर ग्लैंड का काम है सिक्रीट म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन। और ये म्यूकस बाइकार्बोनेट रिच होता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट इसमें होती है, और स्मॉल अमाउंट में इसमें यूरोगेस्ट्रोन होता है, यूरोगेस्ट्रोन। एक काम, ये हमारे पास स्टमक है, फिर ड्यूडिनम है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक से तो HCl आएगी, तो HCl जब ये ड्यूडिनम को इरिटेट करता है तो इसकी वजह से अल्सर ड्यूडिनम में हो सकती है। तो ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, तो ये बाइकार्बोनेट बेस है, और म्यूकस भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं ड्यूडिनम को, और बाइकार्बोनेट भी। तो चांसेस फर्स्ट पार्ट में ज्यादा है या सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में अल्सर की? फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड भी ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रूनर ग्लैंड अबंडेंटली प्रेजेंट इन फर्स्ट पार्ट, और फिर सेकंड पार्ट में कम, और बाकी पार्ट में फिर निग्लेजिबल है। अच्छा, तो इसका काम क्या है कि एक तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है किस चीज को? न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन ड्यूडिनम, ठीक है। और दूसरा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं म्यूकोजा को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू म्यूकोजा ऑफ ड्यूडिनम। तीसरा, इसमें होता है बाइकार्बोनेट, यूरोगेस्ट्रोन का काम है। अच्छा, असल बात यह है कि ब्रोनर ग्लैंड के ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है, तो ये अल्सर एसिड की, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, तो फिर अल्सर नहीं होगी। दूसरा, अगर अल्सर हुए है तो फिर उसकी रिपेयरिंग ज़्यादा होगी, तो वो स्टिमुलेट कर देता है। तो इसमें एक होता है यूरोगेस्ट्रोन, और यूरोगेस्ट्रोन का काम क्या है? इनहिबिट HCl सिक्रीशन। HCl सिक्रीशन कम तो ड्यूडिनम में अल्सर की चांसेस कम। दूसरा, अगर ऑलरेडी अल्सर हो गई है तो अल्सर की रिपेयरिंग, म्यूकोजल रिपेयरिंग को ये स्टिमुलेट कर देता है, तो स्टिमुलेट म्यूकोजल रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये ब्रूनर ग्लैंड का काम है, और ये कहाँ पे है? सब म्यूकोजा। एबंडेंटली इसमें लिख ले कि ये कहाँ पे है? एबंडेंटली इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। सेकंड पार्ट में प्यू होता है, सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या होते हैं? प्यू। और थर्ड पार्ट में रियर होता है, और फोर्थ पार्ट में एब्सेंट। अच्छा,
ड्यूडेनम की हमारे पास इसकी 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। टोटल लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। सेकंड पार्ट की कितने है 7.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर थर्ड की है और 2.5 सेंटीमीटर फोर्थ की है। तो ये कितने हो गए 25 सेंटीमीटर। अब तो इसमें जो शॉर्टेस्ट फोर्थ पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये हमारे पास इस तरह होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये स्टमक है और स्टमक के बाद ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो ये सी शेप में क्या पड़ा है पेंक्रियास, और पेंक्रियास के लेफ्ट साइड पे क्या है स्प्लीन, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन है और इस साइड पे क्या है लीवर है। पेंक्रियास से मेन डक्ट आ गई है और वो किस पार्ट में ओपन होता है सेकंड पार्ट में। तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ वारसन, ठीक। अब ये अगर हम इसकी तो बोर्ड पे हम 2 ड्रा कर देते हैं कि ये 2 है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हम लीवर को 2 लोब में डिवाइड कर देते हैं। एनाटॉमिकली 2 लोब में डिवाइड कर देते हैं। फिजियोलॉजिकली ये हम 8 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो हम जब लीवर पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे। लेकिन ये अब लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। ये पाल्सिपाम लिगामेंट है। एक डक्ट लेफ्ट लोब से आ गई है, एक डक्ट राइट लोब से। तो ये क्या है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट। तो ये दोनों ने क्या बनाया कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब इसके साथ क्या है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम क्या है सिस्टिक डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल जाए तो ये क्या बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट उसे इसलिए कहते हैं कि बाइल कहाँ पे बनते हैं लीवर में। तो लीवर में जब बनते हैं तो लेफ्ट हेपेटिक राइट हेपेटिक के डक्ट के थ्रू कॉमन हेपेटिक डक्ट में आते हैं। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट तो यहाँ से भी आते हैं कॉमन, तो कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल के लिए ये डक्ट कॉमन है कि लीवर से भी आते हैं और गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर से तब आते हैं जब इसकी कंट्रैक्शन हो जाए। और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कौन कराता है कोलिसिस्टोकाइनिन। पहले जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो कोलिसिस्टोकाइनिन है, इम्पोर्टेंट कोलिसिस्टोकाइनिन है। अब जब ये यहाँ पे आ जाए तो ये दोनों डक्ट क्या है सेम है, एक जगह पे ओपन होती है और वो कहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो इसमें लिख ले ओपन हियर कॉमन बाइल डक्ट ओपन, ठीक है। अब ये दोनों तो एक डक्ट है, तो जब ये दोनों डक्ट एक दूसरे से मिल जाए तो ये थोड़ा सा डायलेट होगी। इस डायलेशन को क्या कहते हैं इम्पुला ऑपरेटर, इम्पुला ऑपरेटर। और इसके इर्द गिर्द जो मसल है वो स्फिंक्टर ऑफ ऊडी है, और स्फिंक्टर ऑफ ऊडी यहाँ पे ये बाइल आ गई, यहाँ से पेंक्रियाटिक एंजाइम आ गई। पेंक्रियास की एंजाइम की सिक्रीशन कौन इंक्रीज कर देता है सीसीके, और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कौन कराता है। तो यहां से गॉल ब्लैडर से क्या आएगी बाइल
और यहाँ से पेंक्रियाटिक एंजाइम। अब यहाँ पे ये स्फिंक्टर क्लोज है, स्फिंक्टर ऑफ ऊडी क्लोज है, ये स्फिंक्टर ऑफ ऊडी कौन रिलैक्स करता है, सीसी के, ठीक है। तो दोनों काम किस चीज के है, सीसी के, और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन डालती है। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास स्टमक के इर्द गिर्द क्या है, पेरिटोनियम लेयर है, ओमेंटम है, ओमेंटम है। अब ये ओमेंटम ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन इसकी कुछ पार्ट ये यहां तक आ गई है, 2 सेंटीमीटर सुपीरियर 2 सेंटीमीटर जो है अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, अपर 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द मेजेंट्री है। ये मेजेंट्री तो नहीं है, ओमेंटम, ये ओमेंटम है, लेकिन जब ये स्टमक के इर्द गिर्द हो तो फिर हम उसे मेजेंट्री कहते हैं। द इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द हो तो फिर मेजेंट्री, स्टमक ओमेंटम। अब ये 2 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज सराउंडेड बाई सेड प्यूकर में जो हमने लिखा था, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट ये इंट्रापेरिटोनियल है और बाकी रेट्रोपेरिटोनियल। ये 2 सेंटीमीटर क्या है, इंट्रापेरिटोनियल, सराउंडेड बाय मेजेंट्री एंड मोबाइल, ये मूवमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे ये लीवर है, तो लीवर है, लीवर से ये फर्स्ट पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट से अटैच है लिगामेंट, फर्स्ट पार्ट से लिगामेंट अटैच है, और इस लिगामेंट का नाम क्या है, गैस्ट्रोहिपेटिक लिगामेंट, गैस्ट्रोहिपेटिक लिगामेंट। लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स हमारे पास ये क्या है, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद ज्यूजेनम है, और ज्यूजेनम के बाद क्या है, इलियम। और ये ड्यूडेनम और ज्यूजेनम, ये हमारे पास ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम के बाद क्या है, ज्यूजेनम। तो इन दोनों के बीच में एक सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल है, उसका नाम है लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स। ये क्या है, लिगामेंट्स ऑफ ट्रेट्स। अच्छा, वो हम क्या पढ़, तो गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट फर्स्ट पार्ट से अटैच है। इसके बाकी जो पार्ट है, अदर पार्ट्स आर, अदर पार्ट्स आर रेट्रोपेरिटोनियल एंड इमोबाइल। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएं कि यहाँ पे ड्यूडेनम की जो आउटर लेयर है, ये एडवेंटिशिया है या सिरोसा? यस, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम नहीं, तो ये एडवेंटिशिया पर हम उसे कहेंगे। और जिसके बाहर से पेरिटोनियम हो तो फिर उसके दरमियान फ्रिक्शन कम करेगी सिरोसा, फिर उसका नाम है सिरोसा। अब ये लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। demarcation of duodenum from jejunum is by ligament of Treitz. Yes.
लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। तो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स के ऊपर जो एरिया है जीआईटी की वो अपर जीआईटी और लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स की जो नीचे है तो वो लोअर जीआईटी। अच्छा, एक एमसीक्यूज लिखता हूँ, वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, सेम तो नहीं है वो। माइग्रेटरी मोटर रिफ्लेक्स is controlled by माइग्रेटरी मोटर रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, कौन से हार्मोन? मैं ऑप्शन देता हूं, सीसीके, सिक्रेटिन और मोटिलिन। यस, ये मोटिलिन कंट्रोल करता है। जो एम्प्टी स्टमक पे या एम्प्टी ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन द मोटिलिटी ऑफ द गट्स इज कंट्रोल बाय मोटिलिन। स्टमक को भी स्वीप कर देती है और इंटेस्टाइन को भी। तो ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स का मतलब है फास्टिंग गट मोटिलिटी, फास्टिंग गट मोटिलिटी। तो फास्टिंग गट मोटिलिटी हमारे पास मोटिलिन की वजह से होती है। और मोटिलिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एम सेल से। और एम सेल कहाँ पे होते हैं? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। और एंटेरो एंडोक्राइन सेल की पार्ट है वो क्रेब्स ऑफ लाइबर्कन। इस तरह क्रेब्स ऑफ लाइबर्कन याद हो तो फिर सारे के सारे हार्मोन आपको याद होगी। और क्रेब्स ऑफ लाइबर्कन कहाँ पे होते हैं? और लार्ज इंटेस्टाइन में। म्यूकोजा में हमारे पास होती है क्या? ये म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा में होती है क्रेब्स ऑफ लाइबर्कन। और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है, म्यूकोजा में ये होते हैं। वेलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास वेलाई होती है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है। तो वेलाई ये वेलाई है। तो इसके बेस पे हमारे पास जो क्रेब्स है ये क्रेब्स ऑफ लाइबर्कन है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ ही क्रेब्स होते हैं, वहाँ पे वेलाई नहीं है, तो सिर्फ क्रेब्स है। तो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। और इसकी जो सेल है तो वो GPSEE से याद रखे। गॉबलेट सेल और P पार, पेनेट सेल S पार, स्टेम सेल E पार और E पार एंटेरोसाइट एब्जॉर्प्शन कर देती है। एंटेरो एंडोक्राइन में M सेल, D सेल, G सेल ये सारे के सारे है। और स्टेम सेल इपिथेलियम। एवरेज लाइफ ऑफ GIT कितने हैं? 2 to 7 days। यस, तो 2 to 7 days के बाद इसकी ये शेड होते हैं। तो न्यू इपिथेलियम कहाँ से बनते हैं? स्टेम सेल से। और P पार पेनेट सेल का काम क्या है? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम बनाता है, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम का काम है पेप्टाइडोग्लाइकेन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, और इसकी वजह से बैक्टीरिया किल होगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर हम इनहिबिट करें तो इसकी वजह से बैक्टीरिया किल होगी और गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोडक्शन कर देती है। अच्छा, तो ये इसमें कोई क्वेश्चन हो तो